इम्पोर्टेंस की थी। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी में से पेज नंबर 33 से है, पेज नंबर 33 से। आज हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उनकी मूवमेंट कैसे हुआ करती थी, यानी ट्रेडिंग फैक्टर हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया का। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही था कि मेसोपोटामिया को एक डेवलप्ड सिटी माना गया है क्योंकि वहाँ लगभग सारी फैसिलिटीज़ थी। आज हम पढ़ेंगे कि वहाँ यानी सिटीज़ में जब ये सिविलाइजेशंस चल रही थी तो उन सिटीज़ में जो गुड्स की मूवमेंट्स थी वो कैसे हुआ करती थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेसोपोटामिया जो है वो एक ऐसी कंट्री थी जो रिच इन फूड रिसोर्सेज थी, यानी वहाँ पर फूड रिसोर्सेज काफ़ी हुआ करते थे, एग्रीकल्चर वर्क काफ़ी अच्छा हुआ करता था, एंड आल्सो रिच इन क्लॉथिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोसेस वहाँ अच्छी हुआ करती थी, कॉटन की प्रोडक्शन हुआ करती थी और उन्हीं से ही क्या बना करते थे, क्लॉथ बना करते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में क्या था, लैक था किसमें, यानी डेफिशिएंट था किसमें, इन मिनरल्स, मेटल्स एंड वुड। मैं आपको बता दूं एक चीज़, मेसोपोटामिया में वुड तो ज़रूर हुआ करती थी लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हुआ करती थी, पुअर क्वालिटी की हुआ करती थी, जिससे व्हीकल्स वगैरह बनाना और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाना, कार्ट्स के व्हील्स बनाना, बोट्स वगैरह बनाना इतना अच्छा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्हें क्या करनी पड़ती थी, वुड भी बाहर से मंगानी पड़ती थी। तो हम यही कहेंगे कि जो मेसोपोटामिया है वो क्या है, डेफिशिएंट है किसमें, मिनरल्स में, मेटल्स में एंड वुड में। तो जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती तो उसे हम कहाँ से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो जब हम अपनी कंट्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं बाय द मीडियम ऑफ बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का टाइम था तब भी क्या हो रहा था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा था। तो मेसोपोटामिया को भी क्या करना पड़ता था, जो उनके पास मटेरियल नहीं हुआ करता था वो उनको क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। उनके पास मिनरल्स काफ़ी अच्छे नहीं थे, मेटल्स काफ़ी अच्छी नहीं थी, और वो जो वुड थी वो काफ़ी पुअर क्वालिटीज़ की थी। मिनरल्स कुछ ना कुछ होंगे, लैंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनरल मिलता था, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था कि जिससे कोई टूल्स वगैरह बनाए जाएँ, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता था, सारा का सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये जो इंपोर्ट करते थे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो इंपोर्ट करता था वो कहाँ से करता था, टर्की एंड ईरान से। मैंने आपको बताया ही है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है आज के टाइम में वो ईरान एरिया में आती है। तो टर्की और ईरान एरिया, या हम कह सकते हैं अक्रॉस द गल्फ, यानी खाड़ी के पहाड़ का जो एरिया था वहाँ से वो क्या किया करता था, इंपोर्ट किया करता था। लेकिन इंपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मोड तो चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या, उनके पास क्या हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ सील्स वगैरह मिली थी जिन पे बुल की पिक्चर बनी हुई थी, यानी उनके पास बुलोक कार्ट्स हुआ करते थे। या हम कोई और एनिमल कार्ट कह लें। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट मोड था ये क्या था, काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट मोड था। क्यों, क्योंकि एक तो जो एनिमल्स थे उन्हें फीड करवाना पड़ता था, और ये बहुत ही स्लोली मूव करते थे, जिसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग था। और उन्हें फीड करवाना पड़ता था, जिसके लिए क्या, जो ग्रास वगैरह या जो भी एनिमल्स फीड करते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मोड था
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम ये काफ़ी महंगा पड़ता था, किस लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए क्या किया गया, मैंने आपको बताया ही था कि जो मेसोपोटामिया रीजन है वो दो नदियों के बीच का रीजन है, यानी दो रिवर्स के बीच का रीजन है। एक थी यूफ्रेटिस एंड सेकंड इज़ टाइग्रिस। तो वो क्या करते थे, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ थी बाय द वाटर ट्रांसपोर्ट मोड को यूज़ करके क्या करते थे, परफॉर्म किया करते थे। अब वाटर ट्रांसपोर्ट मोड कौन से हो सकते हैं, या तो बोट होगी या शिप्स वगैरह होंगे। तो वो क्या करते थे, लकड़ियों की बोट्स या शिप्स वगैरह बनाकर अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे। अब वहाँ लकड़ी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, हो सकता है कि उन्होंने उसी लकड़ी को क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बोट बनाकर, या लकड़ी को भी, वुड को भी पहले इंपोर्ट करवाया हो एनिमल्स के थ्रू, और देन फिर क्या किया हो, बोट्स और शिप्स वगैरह बनाई हो। ये तो हमने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट मोड क्या यूज़ किया जाता था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेसोपोटामिया था वो फूड रिसोर्सेज और क्लोथिंग में काफ़ी रिच था। क्यों? क्योंकि ये दो नदियों के बीच में था, तो एग्रीकल्चर सिस्टम वहाँ पे काफ़ी बेस्ट माना गया था। लेकिन टर्की और ईरान जो थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्या थे, डेफिशिएंसी थी, वहाँ पर कमी थी, लैक था वहाँ पर। इसलिए ये लोग क्या करते थे, अपनी कंट्रीज़ में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से क्या करवाते थे, एग्रीकल्चर या क्लोथिंग का इंपोर्ट करवाया करते थे। अब देखो, आपको ट्रेडिंग का सिस्टम तो पता ही होगा। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं और बदले में कोई चीज़ हमें देनी पड़ती है, या तो वो मनी हो सकती है, या आपने पहले बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा जहाँ पे गुड्स के बदले में कोई गुड्स को दिया जाता था। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम में भी ट्रेडिंग हुआ करती थी, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही थी वो ट्रेडिंग के मोड से परफॉर्म की जा रही थी। तो बदले में उन्हें क्या देना पड़ता था, या तो मनी देनी पड़ती होगी या कोई बार्टर सिस्टम परफॉर्म करना पड़ता होगा। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया क्या करता था, एग्रीकल्चर एंड क्लॉथ्स का एक्सपोर्ट किया करता था, क्योंकि वो काफ़ी रिच था इसमें, और बदले में वो क्या लिया करता था, मिनरल्स, मेटल्स एंड वुड। तो इस चीज़ का वो इंपोर्ट किया करता था। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि वहाँ पर बार्टर सिस्टम को यूज़ किया जा रहा था। वो एग्रीकल्चर एंड क्लॉथ्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा था एंड मिनरल्स एंड मेटल्स एंड वुड को इंपोर्ट कर रहा था। हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी सियानी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ आज हम देख रहे हैं वो वहाँ पर पहले से ही परफॉर्म होती थी। जबकि ये जो सिविलाइजेशन है वो 3200 BCE की सिविलाइजेशन है, यानी आज से 5200 ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है। तो ये जो ट्रेडिंग हुआ करती थी उसका कोई ना कोई हिसाब किताब भी रखा गया होगा। अगर सारा कुछ याद तो मेमोराइज तो नहीं किया जा सकता, इसलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जैसे कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वहाँ पे जो राइटिंग स्किल्स थी वो कैसे डेवलप होने लगी। आपको पता ही होगा कि कोई भी काम करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी क्या होता है, कम्युनिकेशन ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे ही वहाँ मेसोपोटामिया में क्या हो रहा था, ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था। तो ट्रेडिंग सिस्टम करने के लिए, उसे पॉसिबल करने के लिए क्या चाहिए था, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। वन इज़ वर्बल एंड अदर इज़ नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम ऑरल एंड रिटन फॉर्म को इंक्लूड करते हैं, एंड नॉन वर्बल जिसमें हम साइन लैंग्वेज यानी इशारों की बात करते हैं, साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज़ वर्बल एंड अदर इज़ नॉन वर्बल। वर्बल में हम ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन को इंक्लूड करते हैं एंड नॉन वर्बल में हम साइन लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं। अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की। तो वो लोग कुछ ना कुछ
कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते थे, रिटन फॉर्म मेथड को यूज़ किया करते थे। उनकी खुद की लैंग्वेजेस हुआ करती थी जो वो बोला करते थे, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए, अपने ट्रेड को रिटन फॉर्म में रखने के लिए वो क्या किया करते थे, रिटन कम्युनिकेशन किया करते थे, जो कि एक वर्बल का पार्ट माना जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो किसको यूज़ करते थे, टैबलेट्स को। कौन से टैबलेट्स को, क्ले टैबलेट्स को, जिनका साइज़ हुआ करता था 3.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम का। तो वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर क्या किया करते थे, अपने कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया करते थे। वो इन क्ले टैबलेट्स के ऊपर अपना सारा हिसाब किताब किया करते थे। ये जो कम्युनिकेशन हुआ करता था, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये टैबलेट्स हैं उनके ऊपर ये क्या करते थे, सिंबल्स बनाते थे। मतलब ये एक रिटन फॉर्म का कम्युनिकेशन था जो वर्बल में माना जाएगा, लेकिन यूज़ किसका कर रहे हैं, वो साइंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक नए तरीके का कम्युनिकेशन था जो वो किया करते थे। डिफरेंट वे का कम्युनिकेशन माना जाता था, जिसमें वो क्या करते थे, साइंस को बनाया करते थे। और उनके जो टोटल साइंस थे वो 5000 साइंस थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैंने कहना है आई एम गोइंग, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो वो क्या करते थे, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए क्या बनाते थे, सिंबल बनाया करते थे, साइंस बनाया करते थे। हम मान लें कि वो आई को कैसे डिनोट करते थे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। मान लो हम ऐसे आई को डिनोट कर रहे हैं, और एम को, वो एम के लिए वो कोई ट्रेंगल वगैरह या ऐसे कुछ बना ले, और गोइंग के लिए वो ऐसा कोई सिंबल बना ले, तो वो ऐसे सिलेबल को जोड़कर सेंटेंस बनाया करते थे। तो ये क्या था, इनका साइन लैंग्वेज थी जो रिटन फॉर्म में थी। और ये जो साइंस थे वो टोटल कितने थे, 5000 साइंस थे। इस तरह से वो क्या किया करते थे, अपने कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन टैबलेट्स के ऊपर वो किसकी पिक्चर्स बनाया करते थे, ऑक्स की, फिश की, ग्रेन की। जैसे उन्होंने अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो क्या बना देते थे, ऐसे ग्रेन की पिक्चर वगैरह बना देते थे। आपकी बुक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। तो ऐसे वो टैबलेट्स के ऊपर क्या किया करते थे, अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट किया करते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि किस टाइम पे क्या ट्रेड किया गया है। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। मतलब वहाँ पर जो लोग थे ज़्यादा इलिटरेट माने गए थे। क्यों? क्योंकि जो उनके सिंबल्स थे वो 5000 सिंबल्स थे, जो इजी नहीं था सबके लिए याद करना या उन्हें प्रिंट करना। तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के लिए जो हिसाब किताब करते हैं, जिसको आज के टाइम में हम अकाउंटेंट कहते हैं, उस टाइम में उसको, यानी आज भी आपने सुना होगा ग्रेन मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मुंशी कहते हैं, यानी स्क्राइब। क्या कहते हैं? स्क्राइब। स्क्राइब जो होते थे वो क्या करते थे, वहाँ के ट्रेड का सारा सिस्टम मैनेज किया करते थे। वो क्या करते थे, इन टैबलेट्स के ऊपर। और ये जो टैबलेट होते थे 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम होते थे, ताकि एक हैंड से इसको ईजिली होल्ड किया जा सके। तो इस तरह से ये बनाए जाते थे। इन पे लिखा कैसे जाता था, ये एक क्ले को क्या किया जाता था, रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता था, और जब तक ये गीली होती थी उस तब तक ही इसको क्या किया जाता था, इस पर लिखा जाता था एक कोई तीखी चीज़ से। और ये काम कौन करता था? स्क्राइब करता था। और उसे ये काम तब तक कर लेना था जब तक ये क्ले जो है, यानी ये जो टैबलेट है, ये मॉइस्ट है, इसमें थोड़ा गीलापन है। और इसको फिर धूप में सुखाया जाता था, सन की रेज में सुखाया जाता था। जब इन टैबलेट्स का यूज़ नहीं होता था, मतलब ये एक ट्रेड किया हमने और ये सारा हो गया, डन हो गया, तो ये टैबलेट्स अब नॉट यूजेबल है, तो इसको क्या कर दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, यानी इसे फेंक दिया जाता था। और इसी फेंके हुए टैबलेट्स के क्या मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को पार्ट्स मिले, जिससे ये पता चला कि वहाँ पर मेसोपोटामिया में ऐसे टैबलेट्स को यूज़ किया जा रहा था एज अ राइटिंग वर्क। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहाँ एक पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 34 पे, जिसमें एक टैबलेट दिखाया हुआ है जो ट्रायंगल शेप में लाइंस बनाई हुई हैं और उसको एक सेगमेंट से डिवाइड किया हुआ है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्क, उनकी खुद की लैंग्वेज लिखी हुई है। मेसोपोटामिया में जो पहले लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इन टैबलेट्स पे,
उन टैबलेट्स उस लैंग्वेज को सुमेरियन लैंग्वेज कहा गया, यानी सुमेर की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। और ये सुमेरियन लैंग्वेज को धीरे धीरे किसने रिप्लेस कर दिया था? अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। प्लीज़ ये साथ साथ जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिया करें। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मानी गई थी, इसलिए बहुत ही कम लोग उसे रीड एंड राइट कर पाते थे। और ये जो रीड एंड राइटिंग वर्क शुरू हुआ था ये एक पोएम सिस्टम से शुरू हुआ था। पोएम के थ्रू ही क्या किया गया था, इस लैंग्वेज को कम्युनिकेट किया गया था। अब हमारे माइंड में एक बात आ रही होगी कि पहला इंसान वो कौन था जिसने ये राइटिंग स्किल को डेवलप किया था, इस कम्युनिकेशन को डेवलप किया था। तो ये एक कहानी बताई गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो हम कहानी के बारे में अब जानेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि वहाँ पे जो राइटिंग वर्क था वो कैसे शुरू हुआ था। माना जाता है, ये पता नहीं ट्रुथ है या नहीं, लेकिन आपकी बुक में भी ऐसे ही रेफ़र किया गया है कि ये माना जाता है कि वहाँ के एनमार्कर नाम का एक राजा हुआ करता था, उर्क सिटी का। किसका? यूरिक सिटी का, एक सिटी का एक किंग हुआ करता था, एनमार्कर। ये किंग क्या चाहता था? ये किंग चाहता था कि वहाँ पे जो एक टेम्पल था उसको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन किया जाए, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया जाए, सुंदर बनाया जाए। और उसको सुंदर बनाने के लिए उसने अपने सर्वेंट्स को या मैसेंजर्स को क्या कहा कि पास के देश से या सिटीज़ से क्या लेकर आओ? स्टोन्स, अच्छे अच्छे और प्रीशियस स्टोन्स लेकर आओ, जिसमें से एक स्टोन था लैपिस लजुली। लैपिस लजुली नाम का उसने एक स्टोन मंगवाया था, जिसको वो चाहता था, मेटल थी या स्टोन था, जिससे वो अपने टेम्पल को ब्यूटीफाई करना चाहता था। इसलिए उसने क्या कहा, अपने एक मैसेंजर को कहा कि तुम अरट्टा जाओ, अरट्टा एक जगह का नाम है, अरट्टा जाओ और वहाँ के राजा से ये लैपिस लजुली स्टोन लेकर आओ, ताकि वो अपने टेम्पल को ब्यूटीफाई कर सके। इसके साथ साथ कुछ प्रीशियस मेटल और लेकर आए। तो ये जो मैसेंजर्स थे वहाँ पर, उस टाइम ये कोई एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते थे। इन लोगों को या तो अपने घोड़ा गाड़ी पे या फिर पैदल ही जाना होता था। तो ये काफ़ी टाइम लगाकर अरट्टा पहुँचा। उसने वहाँ के किंग को कहा कि मेरे किंग ने ये ऐसे ऐसे मेटल मंगवाए हैं। तो उसने ये बात उसकी इग्नोर कर दी और उसे कह दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। तो ये जो मैसेंजर था वापस एनमर्कर के पास जाता है और उसे कहता है कि उस किंग ने, अरट्टा के किंग ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया है। तो एनमर्कर क्या करता है, यही एक सैंड यानी क्ले टैबलेट बनाता है और उसके ऊपर अपना मैसेज लिखकर वापस अपने मैसेंजर को किसके पास भेज देता है? अरट्टा के पास भेज देता है। फिर जब अरट्टा इस मैसेज को पढ़ता है तो वो फिर उसको क्या करता है, इस मैसेज को वापस मना कर देता है और मैसेंजर फिर से क्या जाता है, एनमर्कर के पास जाता है। और फिर एनमर्कर क्या करता है, एक पोएम यानी अपने मैसेज लिख कर देता है और फिर वो अरट्टा के पास चला जाता है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो यूरिक नाम की सिटी, जो मैंने आपको 4 सिटीज़ पहले बताई थी कि हमने मेसोपोटामिया में पढ़नी है, उस सिटी का जो किंग था एनमर्कर, ऐसा माना जाता है कि इसने ही क्या किया था, राइटिंग स्किल को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में डेवलप किया था। ये था आज का सारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये आपकी एनसीईआरटी बुक 35 पेज नंबर तक कवर हो जाती है। प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ बना लेना, ताकि हमें आगे के टॉपिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।